जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं अपना सफ़रनामा या अपनी एक जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू की थी लगभग सन 2008 या दिसंबर 2007 समझ लीजिए। और तब मैं फ्रेशली कॉलेज से पास आउट था, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकला था, और वहाँ से लेकर 2 करोड़ तक का जो मेरा नेटवर्थ का सफ़र है उसको मैंने कैसे पूरा किया। और 8,000 रुपये महीना मेरी तनख्वाह हुआ करती थी उन दिनों जब मैंने स्टार्ट किया था, 2007 या 8 में लगभग। और इससे पहले कि मैं इस सफ़रनामे को शुरू करूं दोस्तों, एक चीज़ मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत ज़बरदस्त या सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं हूं। ठीक है, मैं एक बहुत ही साधारण सा इन्वेस्टर हूं जिसने बहुत ही साधारण सी इन्वेस्टिंग करी और बहुत ही साधारण से रिटर्न बनाए। ठीक है, मैं कोई वो बंदा नहीं हूँ जो आपका आदर्श या रोल मॉडल होना चाहिए हूँ। आपके आदर्श और रोल मॉडल बहुत सारे सक्सेसफुल और लोग हैं जो होने चाहिए, लेकिन मैं उन सक्सेसफुल लोगों में शामिल नहीं हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 2008 जनवरी, या ये समझ लीजिए दिसंबर 2007 या 8, जब मेरी जॉब लगी थी और मुझे 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और उसमें से भी 800 रुपये TDS कट जाया करता था उस टाइम पे। तो वहीं से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की। तो मेरे पास कुछ, मेरे पिताजी ने मेरा एक सिंडिकेट बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा रखा था, और पिछले 7-8 सालों से उन्होंने उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा रखा हुआ था। तो मेरे सुपुर्द आ गया था, क्योंकि यू नो मैं अपनी सैलरी आते ही उस अकाउंट में डाल दिया करता था, और वो अकाउंट मेरा लिंक था मेरे डीमैट अकाउंट से, जो मैंने लगभग 2008 में खुलवा लिया था। तो दोस्तों, मैं दो तरह से निवेश किया करता था 2008 में। एक, उस टाइम पे एक अलंकित करके कंपनी हुआ करती थी जो डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाती थी, तो उसके थ्रू मैं शेयर ट्रेडिंग करता था। और उसके अलावा जो मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी थी, वो ICICI बैंक में एक डीमैट अकाउंट खुलता था। ठीक है, तो उसके थ्रू मैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह लिया करता था। तो जब ये जर्नी शुरू हुई तो शुरुआत में दोस्तों मैंने 1 लाख रुपया तो डाल दिया था अ, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। एक म्यूचुअल फंड उस ज़माने में हुआ करता था, ब्लू चिप फंड वगैरह। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि मुझे 2008 में म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना वो अकाउंट मैंने खुद से खुलवाया था। तो हमारे एक रिलेटिव थे, वो ICICI बैंक में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करते थे। तो उन्होंने मेरे को वो बोला कि इस तरीके से एक डीमैट अकाउंट खुलता है और हर महीने 1,000 रुपये की SIP आपकी चली जाएगी, और कुछ लमसम अगर आप स्टार्ट में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मतलब उन्होंने डायरेक्टली मेरे से भी बात नहीं करी थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्रेशर था। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बात की थी उस ज़माने में। तो मेरे पिताजी ने फिर क्योंकि वो हमारे नोन थे, रिलेटिव थे, और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का सफ़र शुरू होता था अधिकतर लोगों का, एक रिलेशनशिप मैनेजर उस ज़माने में। तो उस ज़माने में ये जो रिलेशनशिप मैनेजर होते थे ICICI बैंक या HDFC बैंक, ये सारे काम किया करते थे। ये आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, FD, रिकरिंग FD, म्यूचुअल फंड सब कराया करते थे। तो अब थोड़ा सिनेरियो बदल गया, लेकिन पहले यही लोग सब कुछ किया करते थे। तो इस तरीके से मेरा पहला म्यूचुअल फंड सिलेक्ट हुआ, जो कि ICICI ब्लू चिप फंड उस ज़माने में कहते थे। और मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई और 1 लाख रुपए का मैंने निवेश किया, और 1,000 रुपये पर मंथ की SIP लगाई। और साथ साथ दोस्तों मैं शेयर्स में ट्रेडिंग भी करने लगा था, क्योंकि नई नई नौकरी लगी थी तो मेरे पास पैसे आते थे, तनख्वाह आती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, 7,200 रुपये अकाउंट में जमा होते थे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा पिताजी ने पहले से अकाउंट में रखा हुआ था मेरे। ज़्यादा नहीं रहा होगा, 70-80 हज़ार रुपये रहे होंगे। तो उसके थ्रू मैं शेयर ट्रेडिंग करने लगा। अब वो पहला ट्रैप होता है दोस्तों कि आते ही शेयर ट्रेडिंग करना, और शुरुआत में बाजार आपको पैसा ज़रूर देता है, तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी शुरुआत में कुछ शेयरों से पैसा बना। और जिन शेयरों से पैसा बनता है, आमतौर पे जब रिटेलर जो होता है वो ये सोचता है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, ये हमेशा मुझे पैसा बना के देगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक शेयर आपको एक सीमित समय तक पैसा बना के देता है, जब तक उसमें
उसके अंदर स्मार्ट मनी प्ले कर रहा हो, जैसे स्मार्ट मनी लगता है कि अब रेट बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पे डंप करके निकल जाता है। तो ये बात रही होगी साल 2008 की। तो ऐसे ही शुरुआत में कुछ शेयर थे जिन्होंने मुझे पैसा बना कर दिया, डीएलएफ, यूनिटेक वगैरह। और गुजरात एनआरई कोक करके कोई कंपनी हुआ करती थी उस ज़माने में। तो ये तीन शेयरों में मैं ट्रेडिंग किया करता था, और शुरुआत में इन तीनों शेयरों ने मुझे अच्छा पैसा बना कर दिया। और फिर जैसा कि आमतौर पर होता है एक नए रिटेलर के साथ, मैं इन्हीं में रेगुलर ट्रेडिंग करने लगा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये तीन शेयर मुझे हमेशा पैसा बनाकर देते रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ और ये शेयर डूब गए। ऐसे डूबे कि वो आज तक रिकवर नहीं हुए। आज लगभग 18 साल हो चुके हैं उन शेयर्स को डूबे। तो गुजरात एनर्जी कोक तो ज़ीरो हो गया। यूनिटेक शायद मैंने 325 रुपए के भाव पे लिए थे, और वो शेयर की वैल्यू आज शायद 5-10 रुपए चल रही है। डीएलएफ मेरा रिकवर हुआ था सन 2025 में जाके, 24 या 25 में जाके, 2018 से 25, 24-25 में जाके मेरा भाव आया था। तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके निकला था बड़ी मुश्किल से, करीबन 15 साल बाद, 15-16 साल बाद। लेकिन बाकी शेयरों में तो भाव आया ही नहीं। एक शेयर तो डूब गया, गुजरात एनआरई को, और दूसरा शेयर जो है वो बिल्कुल आज भी कौड़ियों के भाव बिक रहा है। तो वहाँ से मुझे सबक मिला कि भैया शेयर ट्रेडिंग जो है ये अपने बस की नहीं है, इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। लेकिन जब वो फॉल आया, लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 में, तब मैं म्यूचुअल फंड में भी आ चुका था, और मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू जो है वहाँ से 30-40% घट गई। अब जब मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू इतनी घट गई, तो मैंने अपनी एसआईपी रोक दी उस ज़माने में, और मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को कोसता था, और ये बोलता था कि ये किस तरीके की चीज़ है भैया, इसमें तो पैसा इतना कम हो जाता है। क्योंकि मेरे लगाए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 65,000 के आसपास हो गई थी, 60-65 हज़ार, एक ही झटके में, 2-4 महीने के अंदर ही। तो बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी दोस्तों। आई थिंक 6-7-8 महीने के अंदर मार्केट तेज़ी से नीचे गया था, और मैंने अपनी एसआईपी रोक दी थी, हालांकि मैंने अपना लमसम पैसा नहीं निकाला। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, आई थिंक मैंने अपनी एसआईपी लगातार दोबारा से शुरू करी। ठीक है, आई थिंक 1.5-2 साल बाद मैंने दोबारा से शुरू करी, और मैंने अपना जो लमसम लगाया हुआ था वो ऑलमोस्ट लगा ही हुआ था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट रिकवर हुई, और मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी जगह जगह इन्वेस्टमेंट करी, काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। और उन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में किस इंस्ट्रूमेंट ने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब 2 करोड़ की नेटवर्थ बनाई है, उसमें म्यूचुअल फंड का भी एक कंट्रीब्यूशन है, रियल एस्टेट का भी एक कंट्रीब्यूशन है, उसमें पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, आपके एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है, आपकी एफडी का कंट्रीब्यूशन है, और आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो किस एसेट क्लास ने मुझे सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर दिया, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मैं नियमित रूप से निवेश करने लगा, और मैंने दोबारा कभी यू नो बहुत कम ही मैं स्क्रीन को देखा करता था कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई। और बीच में 1-2 साल तो ऐसे रहे कि मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, मेरी एसआईपी कटती रहती थी, लेकिन 1.5-2 साल तक मैं बिल्कुल भूल गया था, शायद काम में बिजी हो गया था। और वो एकदम दिमाग से निकल ही गया कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट भी चल रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, और मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू की, जो मेरी म्यूचुअल फंड की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि म्यूचुअल फंड पेशेंस का खेल है। लेकिन खून गर्म था दोस्तों। इस बीच मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी चस्का लगा 2020-21 के आसपास, और वहाँ पे मैंने लगभग 7 या 8 लाख रुपए गंवा दिए। तो अब मुझे दो सबक मिल चुके थे 2020-21 आते आते, कि स्टॉक्स के लिए भी नॉलेज चाहिए, और आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा और नॉलेज चाहिए। तो मार्केट के जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो बिना एफर्ट डाले मेरे लिए काम कर रहा था, वो था म्यूचुअल फंड। जहाँ पे मेरी एसआईपी लगातार चल रही थी, और लगातार मेरा पैसा वहाँ पे बिल्डअप होता जा रहा था। लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लॉस कर रहा था, और मैं स्टॉक्स में भी
लॉस कर रहा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, स्पेसिफिकली 2020 के बाद, जहाँ पे मैंने एफडीज में भी निवेश करना शुरू किया। मैंने एनपीएस अकाउंट भी खुलवा लिया 2023 के आसपास। मैंने अ, अपना पीएफ अकाउंट तो जॉब के थ्रू ऑटोमेटिकली मिल जाता है, उसको कभी नहीं छेड़ा। तो मैं अपने पीएफ अकाउंट को हमेशा ये जानता था कि उसमें 8 सवा 8% का रिटर्न मिलता है और वो मेरा रिटायरमेंट फंड है, तो मैं उसको नहीं छेड़ता था, उसको ग्रो करने देता था। तो दोस्तों, मेरी लिक्विड नेटवर्थ जो कि अब 1 करोड़ के पार हो गई है, जिसमें मेरा एनपीएस का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, पीएफ का पोर्टफोलियो और मेरे एफडी का पोर्टफोलियो है, उसका अगर आपको अलग से वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ मेरी टोटल नेटवर्थ की, जो 2 CR के आसपास हो गई है। तो उसमें किस एसेट क्लास ने या किस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया। कुछ डेट था, कुछ इक्विटी था, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निवेश किया ताकि मेरा पैसा डाइवर्सिफाई हो सके। और मैंने जो 2008 से लेकर 2023 तक म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, 2023 आते आते उसकी वैल्यू 67 लाख के आसपास हो गई थी। तो दोस्तों, जब भी हम जैसे लोग जो कि लोअर मिडिल क्लास से होते हैं इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो हमारा जो रिटर्न होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, वो एक आदर्श पोर्टफोलियो नहीं होता है दोस्तों। जब मैं बोलता हूँ आदर्श से, तो आदर्श का मतलब ये होता है कि वो एक आइडल पोर्टफोलियो नहीं होता। उसमें हमने बीच बीच में कभी कभी एसआईपी रोक रखी होती है, कभी बीच बीच में जब हम उससे पैसा निकाल भी लेते हैं, कभी बीच बीच में बहुत सारा लमसम उसमें डाल भी देते हैं। तो मेरा भी पोर्टफोलियो कुछ उसी तरीके था। ऐसा वो बिल्कुल नहीं था कि मैंने 2008 में स्टार्ट किया और 2023 तक नॉन स्टॉप वो चलता रहा। शुरुआत में मैंने अपनी एसआईपी भी रोकी, बीच में एक दो बार मैंने पैसा भी निकाला, लेकिन बीच बीच में मैंने लमसम भी भर भर के उसमें डाले थे। तो ऐसा करते करते लगभग आई थिंक 25-26 लाख की मैंने निवेश कर दिया था अपने पोर्टफोलियो में, और लगभग मुझे 66 to 67 लाख का मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई थी। आई थिंक थोड़ा बहुत उसमें अप डाउन रह सकता है, क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो बीच बीच में एक दो बार निकाला भी था और उसमें लमसम डाल भी दिया था। तो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट शायद मुझे इस वक्त करेक्टली याद ना हो कि मैंने 30 लाख डाला था या 32 लाख डाला था, लेकिन मेरा अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बन गया था। जब मैंने निकाला तो मेरा 15% के आसपास का CAGR दिख रहा था। तो मैंने वो पैसा निकाला और वो पैसा मैंने फिर नोएडा में एक फ्लैट में निवेश किया। ठीक है, वो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसका पोजीशन अगले साल मुझे मिलने वाला है। तो वहाँ पे जो मैंने फ्लैट में निवेश किया, तो मैंने लगभग वो फ्लैट 65 लाख का खरीदा, और इसके लिए मुझे अपना पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिडीम करना पड़ा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि उस फ्लैट को बाय करने के बाद आज उस फ्लैट की अकेली वैल्यू भी लगभग 95 लाख टू 1 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हालांकि उसका पोजीशन अगले साल मुझे मिलने वाला है। अ, इस बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मैंने दोबारा से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया 2024 से ग्रो ऐप पे और 2025 से इंड मनी ऐप पे। तो जब मैंने अपना पोर्टफोलियो दोबारा बनाना शुरू किया दोस्तों, तो मैंने अ, थोड़ा तेज़ी से अपना पैसा डालना शुरू किया अकाउंट में। और यहाँ पे थोड़ी फिर से गड़बड़ी ये हुई कि जब मैंने पिछली बार शुरू किया था अपनी जर्नी, तो मेरी जर्नी शुरू करते ही एक क्रैश आया था, लेमन ब्रदर क्राइसिस। और इस बार जब मैंने अपनी जर्नी दोबारा शुरू की 2024 में, फिर दोबारा से क्रैश आया। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जब भी मैं अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी दोबारा से शुरू करता हूँ या पहली बार शुरू की, दोबारा से क्रैश आया मेरे निवेश करते ही, मेरे मार्केट में एंट्री लेते ही। तो इस बार भी मैंने थोड़ा तेजी से अपनी एफडीज वगैरह क्लोज करके म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू किया। 2024 में मैंने अपना ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो बनाया। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, मेरे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। और मैंने अपना इंड मनी ऐप पे भी पोर्टफोलियो बनाया। जो मेरा ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, जो मेरा इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो है वो मेरे नाम पे है। ऐसा मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग और मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट उठाने के इरादे से किया। आज की तारीख में मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 56 लाख रुपीज़ है, जहाँ पे 14 लाख रुपए जो हैं लगभग इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में, जो कि इस वक्त लॉगिन हो ही रखा है, तो मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे लगभग 42 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये
पैसा मेरे म्यूचुअल फंड में पड़ा है और लगभग एनपीएस में भी 8 लाख रुपए के करीब पड़े हुए हैं, और मेरे पीएफ के पोर्टफोलियो में लगभग 26 लाख के आसपास पड़े हुए हैं। तो एक बात जो समझने वाली है कि अभी भी मैंने उस चीज़ के बारे में आपको अभी तक नहीं बताया जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पैसा बना कर दिया है ड्यूरिंग दिस 18 years ऑफ माई जर्नी। तो आज की तारीख में मेरी जो लिक्विड नेटवर्थ है वो 1 CR है। लिक्विड नेटवर्थ से मेरा मतलब है मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, मेरा एनपीएस का पोर्टफोलियो, मेरा पीएफ का पोर्टफोलियो, मेरा एफडी का पोर्टफोलियो। ठीक है, वीडियो में आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी जो प्रॉपर्टी है प्लस एलआईसी है उनकी वैल्यू भी लगभग 1 CR है। तो ऐसे करके मेरी नेटवर्थ जो है वो 2 CR हो गई। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई लोग पूछते हैं कि भैया आपने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया किस में। तो दोस्तों मैंने 2018 से लेकर 2026 तक सबसे ज़्यादा पैसा एक्चुअली मैं अपनी जॉब से बनाया। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने जब जॉब स्टार्ट करी थी तब मेरी तनख्वाह 8 हज़ार रुपये थी। ठीक है, तो मैं वेल एजुकेटेड था, डबल पोस्ट ग्रेजुएट था, कहीं ना कहीं मैं अपनी क्वालिफिकेशन और के हिसाब से एक लो पेड एम्प्लॉय था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी जॉब स्विच करी, जल्दी जल्दी जंप मारी। मैंने अपनी पहली जंप जब मारी तो 8 हज़ार से 15 हज़ार, 15 हज़ार से 30 हज़ार, 30 हज़ार से 50 हज़ार, इस तरीके से मैं जंप मारता रहा। और ये जल्दी जल्दी हुआ, शुरुआत के 10 सालों में मैंने 7 कंपनियां बदली। देखिए, जब भी आप मार्केट में सस्ते होंगे अपने क्वालिफिकेशन और अपने स्किल के हिसाब से, मार्केट आपको क्विकली रिवॉर्ड करेगा, एक बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, एक बेटर ग्रोथ देगा। तो शुरुआत के 10 सालों में मैंने 7 कंपनियां चेंज करी और मेरी सैलरी तेज़ी से बढ़ती चली गई। जो ग्रोथ मेरी म्यूचुअल फंड में हुई है उससे ज़्यादा ग्रोथ मैंने कहीं ना कहीं अपनी जॉब में की है। और यही एक चूक, यही एक लेसन आज के वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप चाहे एनपीएस में निवेश करें या म्यूचुअल फंड में निवेश करें या प्रॉपर्टी में निवेश करें, आपकी एक्चुअल वेल्थ जो है वो आपके कोर काम से बनती है, कोर बिजनेस से बनती है। अब आपका कोर बिजनेस चाहे जॉब हो या आप किसी दुकान पे बैठते हो या आप कोई बिजनेस करते हो, यही आपका कोर बिजनेस है, इसी पर आपको मेन फोकस रखना चाहिए। बाकी आपका म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, एनपीएस, एफडी, ये सब आपका साइड बिजनेस है। ठीक है, ये तो साइड इनकम है, पैसिव इनकम है, ये आप सही इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाओगे पैसिवली ग्रो करती रहेंगी। लेकिन आपका पोर्टफोलियो को अगर 8 हज़ार से 2 करोड़ पहुंचाना है, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा तीर मारा है मैंने, बहुत मामूली सी रिटर्न है ये। और मेरे से अच्छे अच्छे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग ये 8 हज़ार से 2 करोड़ की जर्नी भी पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ बेसिक गलतियां करते हैं। बेसिक गलती ये कि पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है, शेयर बाजार के ऊपर ज़्यादा फोकस है, एफ एंड ओ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, अपना म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा फोकस है। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो, करो, लेकिन आपका मेन फोकस हमेशा आपके कोर बिजनेस पे होना चाहिए। आपका कोर बिजनेस क्या है? अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब आपका कोर बिजनेस है, उस पर मेन फोकस करिए। अगर आप दुकान चलाते हैं तो आपकी दुकान जो है आपका मेन बिजनेस है, उस पर फोकस करिए। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो उस पर फोकस करिए, वो आपका मेन बिजनेस है। बाकी ये सारी आपकी पैसिव इनकम है, याद रखिए। ये सारी पैसिव इनकम, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे एफडी है, चाहे एनपीएस है, ये सब ड्राइव होती हैं आपके कोर बिजनेस से। जिस दिन आपका कोर बिजनेस बैठ गया, ये सब बैठ जाएंगी। तो याद रखिए, एक गाड़ी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो उसका कोर है वो है पेट्रोल। जिस दिन पेट्रोल खत्म, तो आपकी गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो वो नहीं चलेगी। उसी तरीके से आपके पास चाहे कितने ही असेट क्लास, कितने ही पोर्टफोलियो हो, उनका जो ईंधन है, फ्यूल है, वो है आपका कोर बिजनेस, यानी आपकी जॉब, आपकी दुकान या आपका बिजनेस। जिस दिन ये बंद हो गया, आपके सारे इन्वेस्टमेंट सब बंद हो जाएंगे। तो अच्छी जगह निवेश कीजिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, अलग अलग बास्केट में एग्स रखिए, सारा पैसा एक जगह मत डालिए। थोड़ा रियल स्टेट में डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा एफडी में डालिए, थोड़ा एनपीएस में डालिए, थोड़ा पीएफ में डालिए, अलग अलग जगह पे रखिए। ठीक है, ताकि आपका डाइवर्सिफाइड होता रहे, आपको डर ना लगे। और अपने कोर बिजनेस यानी अपनी जॉब, अपने दुकान या अपने बिजनेस पे पूरा पूरा ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलती है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।